आपके पिताजी ने आपके साथ तो गलत किया ही किया, जब शादी करी तब भी आपका कभी साथ नहीं दिया। नहीं साथ दिए। जब भी फोन करो तो बात नहीं करते हैं जल्दी, कभी दूसरे नंबर से कर दो बात भी करेंगे तो मम्मी को थमा देते थे। मम्मी 1-2 मिनट बात करके कहती थी जो जैसे भी रहना है उसी घर में रहना है, उसी के साथ रहना है, बस यही जवाब मिलता था। 14 में मेरे पापा ने मेरे और मेरी एक बड़ी दीदी थी उनके साथ खुद अपना संबंध बनाना चाहा। मतलब किसने? मेरे पापा ने खुद। आपके साथ? जी, मेरे और मेरी दीदी के साथ बनाने जा रहे थे, बोले कि आज तुम्हारे साथ कल उसकी भी बारी है। आपकी मम्मी नहीं है? मम्मी है। तो उनको पता था? उनको भी पता था। बाहर खुलता में नहाना था, अब मौसी जी छोड़कर चली गई, सास गलियारा में बैठी थी, मेरा देवर पहुंच गया। मैं बोली कि नहा रही हूँ तो फिर भी नहीं माना, वो हाथ मुंह धुलने के लिए मशीन पर पहुंच गया। मैं कपड़े ओढ़कर चुपचाप बैठी रही, फिर भी उन्होंने बहुत मारा। मेरी तबीयत खराब होने पर दवाई तक नहीं करते थे, सम का बस मारते पीटते थे। उनकी मम्मी भी मारती थी, मेरी साड़ी खुल जाती थी, देवर भी मारता है, पेटीकोट पकड़ लिया था मैंने, किसी प्रकार से छुड़ाकर दूसरे रूम में बंद की थी। आप ये उपवास क्यों रखते थे बार बार? खाना वो लोग किचन में ताला मार दिया करते थे, मुझे खाना नहीं देते थे, कुछ खाने नहीं देते थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं यही बताना चाहूँगी कि मायका में आप शादी और अडॉप्शन के लिए संपर्क ना करें, क्योंकि यहाँ पे शादियाँ और अडॉप्शन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ना ही हम करवाते हैं, ना ही यहाँ पे अवेलेबल है, हमारी सोच ही नहीं है वैसी, ठीक है। और अडॉप्शन के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए कारा की वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, CARA कारा। आप उस पर जाके लॉगिन और रजिस्टर कर सकते हैं, आपको उसके लिए सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा अडॉप्शन के लिए। रही बात शादियों की, तो देखो भाई, अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो इसमें मायका स्वीट होम तुम्हारा ठेका लेके तो बैठा नहीं है कि यहाँ पे जो महिला यहाँ के रहेंगी हम आपसे ब्याह देंगे। ना यहाँ पे गरीब लड़की है, ना यहाँ पे कोई असहाय लड़की है, यहाँ पे जो भी रह रहा है वो अविनाश जैन की बहन है, बेटी है और थाट से जीती है। तो शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या संपर्क बिल्कुल मत कर लेना। कॉल करनी है तो आप इसलिए कॉल करें कि आपको मायका आके विजिट करना है, कि आपको मायका का वर्किंग देखना है कि मायका कैसे काम करता है। या फिर आप कॉल करिए कि आपके पास कोई ज़रूरतमंद है, आपके आसपास ऐसा कोई माहौल है, कोई महिला पीड़ित है, उसको आपको सहायता देनी है तो आप उसके लिए कॉल करिए। या फिर आप कॉल करिए कि आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है या डोनेशन से रिलेटेड आपको बात करनी है तो आप उसके लिए कॉल करें। शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेजेस ना करें। तो आज हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपनी पहचान छुपाई है उनकी प्राइवेसी के चलते। ना इनका हम आपको नाम बताएंगे, ना हम इनकी शक्ल दिखाएंगे, ना ही हम ये बताएंगे कि कहाँ से है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़ के मायका स्वीट होम में आश्रय लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जब आपको लगा कि अब मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है, अब मेरे से अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी है? मेरा नाम कुसुमलता पाल है, मैं यूपी की गाजीपुर ज़िला जखनिया में मेरा मायका है। जखनिया में 2014 में मेरे पापा ने मेरे और मेरी एक बड़ी दीदी थी उनके साथ खुद अपना संबंध बनाना चाहा। मतलब किसने? मेरे पापा ने खुद। आपके साथ? जी, मेरे और मेरी दीदी के साथ बनाने जा रहे थे, बोले कि आज तुम्हारे साथ कल उसकी भी बारी है। आपकी मम्मी नहीं है? मम्मी है। तो उनको पता था? उनको भी पता था। आपके सगे बाप थे ना? जी जी जी। और आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? 2014 की बात है, इस समय मेरी 30 चल रही है। तो उन्होंने उस वक्त मैं BA सेकेंड ईयर में थी, मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई। और हम लोग के साथ जब की तो हमारी बड़ी दीदी थी वो शादीशुदा है, उनकी 2 बच्ची थी, तो उन्होंने जाकर छोटी दीदी को बचाया। और फिर हम लोगों ने बहुत डर रहे थे, दूसरे दिन फिर कहा तो हम और हमारी छोटी दीदी छत से उतरकर हम लोग अपने मौसी के पास चले गए। वहाँ से हमें भैया ने सब लोग उनको समझाया, उसके बाद उनकी इंसर्टी हुई, इसलिए हम लोग को उतना मतलब घर में सारा काम तो करवाते थे लेकिन उतना मान सम्मान नहीं देते थे। आपके पिताजी? जी। दीदी का भी शादी किए तो बहुत पुअर घर देख कर किए, तो वो तो नसीब था कि जीजा जी दिल्ली में हैं और दिल्ली लेकर चले गए, फेना कंपनी में काम करते हैं। और हमारी शादी जल्दी नहीं कर रहे थे क्योंकि सबको मालूम हो चुका था, उनके फ्रेंडों को, कि ऐसा काम किए हैं, इसलिए उनको डर था कि हमारा कोई साथ न छोड़ दे। हमारे पापा टीटी हैं, टीटी से रिटायर 2018 का हो चुके हैं। तो उन्होंने फिर मेरी शादी 2021 में की, 2021 में शादी की। उसके बाद मेरे
ससुर बकरी चराते हैं और सास घर में रहती हैं, देवर हैं और मेरे पति हैं तो ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। हम शादी के भी 15 दिन गए, हम तो बहुत खुश थे, लेकिन मेरे सास और देवर का बर्ताव बहुत अलग था। हमारे रूम में हमारा देवर 20 साल का होगा और देख रहा था टीवी। मेरी टीवी दी गई थी, मेरे मायके से लगा हुआ था। तो मेरी सास बोली सारा काम हो गया है, जाकर आराम करो। तो मैं बोली कि मेरे उसी में बाबू हैं, मैं देवर को बाबू बोलती थी। तो उन्होंने कही कि क्या हुआ, जाकर उसी पर लेट सो। तो मैं बोली कि मैं कैसे सोऊं, मामा की लड़की थी उनसे बोली। तो फिर मैं खड़ी थी गलियारा में, तो उन्होंने जाकर हटाई, तो मैं गई लेटने। फिर मैं दूसरे दिन नहा रही थी, तो वहाँ दरवाजा मौसी जी बैठी थी गेट पर कि तुम नहा लो, बाहर खुलता मैं नहाना था। अब मौसी जी छोड़कर चली गई, सास गलियारा में बैठी थी, मेरा देवर पहुँच गया। मैं बोली कि नहा रही हूँ, तो फिर भी नहीं माना। वो हाथ मुँह धुलने के लिए मशीन पर पहुँच गया, मैं कपड़े ओढ़कर चुपचाप बैठी रही। फिर उसके बाद 15 दिन बाद मैं अपने मायका आई, फिर भी मैंने अपने पापा के व्यवहार से किसी से कुछ नहीं कही। फिर उसके बाद मैं दोंगे गई, तो मेरे पति कहा कि तुम कुछ मत करना, तुम कुछ करोगी तो तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम हम बहुत मारते पीटते थे सबका। तो मैं उनकी बात मान रही थी। हमें 8 दिन उपवास भी कराया, मैं भी ना खाए रही। उसके बाद 1 महीने बाद मैं वहाँ से चली आई। उन्होंने मुझे ही नीचा दिखाया। उसके बाद जब मैं 2022 में 15 जून को गई, तो उसके बाद मुझे जब होता था, सास ससुर देवर भी मारते थे और खर्चा मांगते हैं और कहते हैं रूम में रहती हो उसको किराया दो, और पति भी मारते भी हैं और मेरे साथ ही सोते हैं। जब मैं मना करती हूँ कि तुम मुझे मारते हो तो मेरे साथ मत सो, तो वो कहता है कि हमारा घर है, हम रहेंगे, साथ रहेंगे। तो कहते हैं मारते क्यों हो, क्या मैं गलती कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, उनके मम्मी को तेल लगाना, खाना देना, कपड़ा धुलना, उनके मम्मी पापा भाई का मैं सब कुछ करती थी। फिर भी उन्होंने बहुत मारा। मेरी तबीयत खराब होने पर दवाई तक नहीं करते थे, सम का बस मारते पीटते थे। उनकी मम्मी भी मारती थी, मेरी साड़ी खुल जाती थी। देवर भी मारता है, पेटीकोट पकड़ लिया था मैंने, किसी प्रकार से छुड़ाकर दूसरे रूम में बंद की थी। उनके पापा भी मारते हैं। उनके पापा धमकी देते हैं कि मेरा 20 लाख फंसा है, जिस दिन मिलेगा 10 लाख मैं थाने में जमा कर तुम्हें जान से मार दूंगा और 10 लाख मैं अपना फिक्स करूंगा। उनके पापा ने ये बात मुझसे कही थी। और मेरे पति से मैं हर एक बात बताती गई, लेकिन वो नहीं माने। मैं 22 महीना वहाँ थी और 22 महीना में 7 महीना उपवास की। जब होता था 8 दिन पर यही बात कहते थे कि खाना ज़्यादा बन गया है, तो ऐसे बन गया है। इसी को लेकर बस मुझे खाना को लेकर, खाना दिखाकर मुझे लोग खाना 4 दिन 5 दिन रोक देते थे। और 4 दिन 5 दिन बाद खुद सास बोलती थी कि क्यों सो रही हो, जाकर बनाओ खाओ, सबको खिलाओ पिलाओ। यही आदत उसने बना ली थी। चावल बस 3 पाव डेली बनवाती थी, वही 3 पाव चावल 8 दिन बाद ज़्यादा हो जाता था। उसी को लेकर मुझे मारना पीटना, मेरा खाना बंद किया। इसी तरफ करते करते मैं 22 महीना कर ली। मेरे अंदर थोड़ा भी पावर नहीं बचा था कि मैं 2023 में 25 जनवरी को मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगा। मैं बोली मैं काम नहीं कर पाऊंगी। उसको लेकर मैं 1 महीना उपवास की थी। तो मेरे मायके आप ये उपवास क्यों रखते थे बार बार? खाना वो लोग किचन में ताला मार दिया करते थे, मुझे खाना नहीं देते थे, कुछ खाने नहीं देते थे। मतलब जब भी, मतलब जैसे आपने बताया कि कभी 10-15 दिन के लिए आपको उपवास रखवा दिया, कभी 8 दिन के लिए, कभी 1 महीना, तो आपके ससुराल वाले ये किसी पंडित के कहने पे करते थे या अपने से करते थे? अपने से करते थे, अपने से करते थे। जब होता था तभी, और अपने ही बाद में जाते थे। 4 दिन 8 दिन 1 महीना उपवास कर ली तो बोलने भी जाती थी कि करो खाओ। तो आप 1 महीना कुछ नहीं खाते थे? 1 महीना मैं जब उपवास की थी उस वक्त मेरे मायके से दाना गया हुआ था। तो मेरी बड़ी सास आई थी, तो मैंने बोली कि मुझे खाना नहीं दे रही हैं, तो मुझे मेरे मायके से दाना आया, मुझसे बात नहीं हो रही है, मोबाइल भी नहीं मिल रही है, तो मेरा दाना दिला दो। तो उस वक्त मेरे सास का रूम खुला हुआ था। मेरी सास आई थी, शाम का टाइम था, वहाँ लोग दीपक जलाते हैं, तो दीपक जला कर बैठी हुई थी सास सब्जी काटने। तो मैं बोली कि बड़ी मम्मी जी ये लोग मुझे जब बोल रहा है तभी मारते पीटते हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनके रूम में खुला था, उसी वक्त गई, दाना निकाल कर अपने रूम में रख ली और उसी दाना पे मैं 1 महीना बिताई थी। तो आपके साथ जैसे इतना सब कुछ हो रहा था आपके ससुराल में, तो आप कभी पुलिस के पास नहीं गए?
पुलिस के पास नहीं गई क्योंकि मेरे पापा फौज वाले हैं। मैं बार बार अपने मम्मी पापा से कहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। मेरे पापा के एक दोस्त हैं, वो भी बहुत फौज वाले हैं, उनका नाम मिस्टर अंटू सिंह है, लेकिन उनसे भी मैंने कहने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि अपने बाबूजी से कहो। वो सिर्फ यही जवाब देते थे, कहें हम क्या कर सकते हैं। और उनके चलते ही मेरे पापा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं कि वो हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत पहुँच वाले हैं। आपके पिताजी ने आपके साथ तो गलत किया ही किया, जब शादी करी तब भी आपका कभी साथ नहीं दिया। नहीं साथ दिए। जब भी फ़ोन करो तो बात नहीं करते हैं जल्दी, कभी दूसरे नंबर से कर दो बात भी करेंगे तो मम्मी को थमा देते थे। मम्मी 1-2 मिनट बात करके कहती थी जो जैसे भी रहना है उसी घर में रहना है, उसी के साथ रहना है, बस यही जवाब मिलता था। मैं 2024 में 21 अप्रैल को मैं 8 दिन से खाई नहीं थी, बिना खाए थी, मुझे चल नहीं जा रहा था। उस वक्त मेरी सास ने 20 अप्रैल 2024 को मर्चा लेकर आई थी। सास देवर थे, उन्होंने मेरे खोल का कहा कि मैं तुम्हारे कपड़ा खोलकर मर्चा छुपूंगी। उन्होंने इतना आप शब्द बोला कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। मैंने मेरे दरवाजे के बगल में एक मुक्की है, उसमें से हाथ डालकर दरवाज़ा खोलने जा रही थी तो मैंने बोली कि किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं ईंटा से मारकर हाथ तोड़ दूंगी, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उस दिन मैं बंद किए दरवाज़ा, रात में दिन भर बंद की थी, रात भर बंद की थी। मुझे एकदम खड़ा होने की थोड़ा भी शक्ति नहीं था। तो फिर मैं 21 अप्रैल 2024 को मैंने सुबह उठी, वहाँ बाहर जाना, लैट्रिन के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो मैं उठी और चुपचाप वहाँ से मैं कुछ भी नहीं ली, सारा कुछ सामान भी निकाल दी क्योंकि मेरे अंदर शक्ति चलने की नहीं थी, इसलिए मैंने सारा सामान निकाल दी। एक कुछ नहीं लिया, बस मेरे पास उस वक्त 2000 रुपये था और अपना चाबी ली थी अलमारी का, कोई सामान नहीं ली, कानून में का सब निकाल कर रख दी। और मैं निकली और चली गई सीधे मऊ स्टेशन से मैंने सीधे मैहर देवी का ट्रेन पकड़ा। मैहर देवी जाकर मैंने फ़ोन की दूसरे दिन अपने पापा के पास, तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्यों गई। हम कहे कि आप हमारी बात नहीं सुनते हो, आप अपनी चाबी ले लो, अपना सारा सामान रख लो, जब हमें उस घर में सुख नहीं है तो हम नहीं रहेंगे, हम रह लेंगे यहीं पे। तो उन्होंने भैया को भेजा, भैया ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, अब हम तुम्हारा साथ देंगे, अब हम तुम्हें काम भी दिलाएंगे, चलो। हमने उनकी बात मानकर फिर से उस मायके में चली गई, लेकिन मायके में जाने के बाद फिर से उसी घर में जाना है। फिर से मेरे ससुर आए थे 25 मई को, तो उनसे मेरे पापा बोले, मेरी इंसर्टी कर रहे थे और बोले कि इसे हम 15 से 1 महीना के अंदर लेकर आएंगे, इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव बाद हम लेकर आएंगे। चुनाव हमारे जो बताई जखनिया के मेरे पापा के दोस्त हैं वो लड़ रहे थे, उन्हीं के साथ का था, तो उन्होंने बोले इनका चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो हम लेकर आएंगे अपने बच्चे को, बस इतना कहा। और उसके बाद ले नहीं गए। बार बार मेरे पति फ़ोन करते थे तो मैं बोली कि रूम लोगे तो रूम ले लोगे तो आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मैं रूम नहीं लूँगा, उसी घर में रहना है, जैसे भी रहना है। तो मैं बोली मैं उस घर में और उपवास नहीं कर सकती, ना तो किसी के मार गाली साथ सकती, मैं इंसान हूँ, अनाज के दाने खाती हूँ, मार गाली के नहीं। और मेरे पति समका मारते थे, ये भी नहीं देखते थे, बेड पे खड़े खींच कर मुझे नीचे गिरा देते थे, ये नहीं देखते थे कहाँ घाव लगती है, क्या होता है, कुछ नहीं मतलब था। तो उस वक्त फिर चले गए। इस तरफ करते करते मेरी मकर संक्रांति बाद जाने का दिन रखा गया था कि फिर से उसी घर में जाना है। मैं अपने पति से कहती थी मुझे तलाक दो, मैं नहीं आऊँगी उस घर में, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे माँ बाप के बीच में। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हम तलाक नहीं देंगे और ना तो रूम लेंगे। तो फिर मेरी मम्मी दिन रख दी थी मेरे पापा की मकर संक्रांति बाद जाना है। बस मैं गूगल पर देखी थी कि यहाँ पे माइका स्वीट होम है। बस मैं 6 जनवरी 2025 को निकली और यहाँ पे 7 जनवरी 2025 को पहुँच आई। तो आपके इस दौरान आपका कोई बच्चा हुआ? नहीं, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है? नहीं है, बच्चे कहाँ से होंगे, जब होगा मारेंगे पीटेंगे, खाना ही नहीं देंगे। तो आपको यहाँ पे रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया है? 1 महीना से हाँ 1 महीना हो गया है। 7 जनवरी को आप आए थे? 7 जनवरी को आई थी। 1 महीना 1-2 दिन हुआ है, 9 है। तो अब आप यहाँ पे आके रह रहे हो, तो आपको अब यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है।
और जो आप उस टाइम जैसे डिप्रेशन में थे या फिर आपको एक मतलब होता है ना, एक स्ट्रेस लेवल होता है, रोज एक नई सुबह उठ के मुझे वहाँ पे रहते रहते मेरे रह रह का मुझे सुनाई भी कान से लगता है, कभी कभी कुछ सुन नहीं पाती हूँ कोई कहता है। तो जब से शादी हुई है मुझे इतना समका मारे पीटे सब है, और तभी से मैं दर्द से भी बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। हाथ में दर्द होता है, दवा नहीं किए सब ज्यादा काम करती थी, तभी से मैं दर्द से परेशान रहती हूँ। तो अब आप यहाँ पे जैसे रह रहे हो और आपके जैसे पैर वैर बहुत सूजे हुए हैं, तो आपका यहाँ पे आराम से इलाज हो रहा है? जी ये हो रहा है, इलाज भी हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। किसी बात की आपको टेंशन नहीं है? नहीं, टेंशन नहीं है किसी बात की, बस मैं तलाक चाहती हूँ अपने पति से, किसी प्रकार से मेरी तलाक हो जाए, काश मैं हमेशा खुश रह सकूं, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे ससुराल में है। मैं जब निकली तो मेरे अंदर पावर नहीं था कि मैं कुछ लेकर निकलूं, और मुझे किसी गाना की भूख नहीं थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने सारा गाना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं पानी, सारा उतार दी, अपने ससुराल में उतार कर रख दी। तो भाई पहले तो इनके बाप को मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई बेटी ना माँ, बेटी कहने मतलब कहते हैं ना कि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हारे को बेटी पैदा, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, कि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हारे पास बेटी आए, तुम्हारा आंगन बेटियों के लिए है ही कहा नहीं। भी था कि मैहर देवी से जब घर पे भैया लेकर गए थे कि तुम क्यों आई हो, तुम्हें वहीं रहना चाहिए, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मेरे भैया बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर बनाए तब मैं गई थी। वो प्रेशर नहीं बनाते तो मैं नहीं गई होती, क्योंकि मैं वहाँ निकली थी कोई काम कर कर रहने के लिए, कि मंदिर में मैं सुरक्षित रहूंगी। मुझे यहाँ के बारे में नहीं मालूम था कि मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगी और वहीं रहूंगी, उसीलिए मैं निकल कर गई थी। लेकिन जाने के बाद फिर से लोग बोलना उसी तरफ से, मेरे हाथ में दर्द होता था फिर भी मुझे से काम करवाते थे, दवा नहीं करते थे वो लोग भी। अब इनका बाप तो बाप बदतमीज, माँ ने कभी साथ दिया नहीं, बाप ने बदतमीजी करने की पूरी कोशिश करी। फिर जब शादी हो गई तो शादी के बाद भी इनका तेवर माशाल्लाह 20 साल की उम्र में और अपनी माँ समान जैसी भाभी के साथ बदतमीजी करी। मतलब तुम ससुराल वाले और मायके वाले ना, तुम्हारे को ना मतलब सही में बेटी नहीं होनी चाहिए ना, तुम जैसे बाप के घर में बेटी होनी चाहिए ना, तुम जैसे ससुराल वालों के घर में बहू आनी चाहिए, तुम्हारे लड़के ही नहीं होने चाहिए। तुम सब ना, तुम जैसी सास ससुर को ना बांझ ही रहना सही है, और तुम जैसे माता पिता को। भगवान पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को लड़कियां दे देता है, क्यों बेटियां पैदा करता है ऐसे घर में, मुझे नहीं समझ में आता। और क्यों आप लोग ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी के साथ करते हो, और तुम जैसे देवर को ये शर्म नहीं है कि तुम अपने भाभी के साथ क्या कर रहे हो, और तुम जैसे पति को शर्म नहीं है कि तुम अपने पत्नी के साथ क्या कर रहे हो। अरे जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, बेटी लक्ष्मी, दुर्गा, काली, हर तरीके का रूप है। अगर वो तुम्हारे घर में आ रही है ना तो वो लक्ष्मी बन के आ रही है, अगर वो रूठ के जा रही है तो वो काली बन के आएगी वापस। और जिस दिन औरत ने काली रूप धारण कर लिया ना, तब तुम किसी मतलब तुम्हारे मुंह से बोलती नहीं निकलेगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बेटी जात के साथ ऐसा कर रहे हो। पुलिस तो माशाल्लाह है, हमारी पुलिस तो बहुत अच्छी है। मैं ससुराल से कंप्लेन लिख कर देना बहुत लोग को दी थी, पुलिस तक पहुंचा दो, तो एक लोगों ने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं होगा। मैंने रास्ते में गई, पहले आदमी से बोली थी, वो एज उनकी कम से कम 65 की रही होगी। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी मैं इस तरफ से परेशान हूँ, मेरा थाना तक एक पत्र पहुँचा दो। उन्होंने कहा कि बेटा आजकल पैसे लगते हैं। हम कहे ठीक है, मेरे पास 1000 है, ले लो, मैं कल लेकर आऊँगी, आज तो पैसे नहीं लाई हूँ। तो उन्होंने कहा कि रहने दो, मैं अपना पैसा लगा कर दे दूँगा। फिर नहीं मालूम उन्होंने दिया कि क्या किया, वो दूसरे दिन मुझसे मिले भी नहीं और पत्र भी नहीं पहुँचा। मैं इस तरफ से कई पत्र थाने के नाम पर लिखी थी, लेकिन मैं नहीं गई थाना पे। और आजकल का समाज तो जो बोलते हैं ना, आप जैसे लोग जो कमेंट करते हैं कि समाज तो औरतों की सुनता है, समाज तो औरतों के लिए है, भाई आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। उसने एक अंकल से सहायता मांगी, समाज का हिस्सा है ना वो भी अंकल, सोसाइटी का हिस्सा है ना, तो क्यों नहीं समाज ने काम किया। वो तो जा रही थी ना, पत्र लिखा था ना उसने, नहीं इतना डर था कि वो पुलिस थाने नहीं जा सकती थी, समाज की सहायता ली ना, नहीं दिया साथ किसी समाज ने। तो क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं कोई बहू को, क्यों कोई पत्नी अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी, क्यों अपना घर छोड़ के नहीं आएगी। आप मुझे ये चीज बताओ ना, क्यों नहीं आएगी।
जब वो घर छोड़ के आश्रम में आके रह लेती है, जब आपको वीडियोस दिखती है, तब आप इतने फन्ने खा बन के आते हो, अरे भाई समाज तो ये है, समाज तो है, समाज तो औरतों की सुनता है। नहीं सुनता, तभी वो घर छोड़ के आश्रम में आके रहती है। और आप तक ये वीडियो इसलिए हम पहुंचाते हैं कि जिससे कि आप लोगों के जो दिमाग में गलत धारणा है ना, एक कीड़ा है कि समाज तो औरतों की सुनता है, लॉ तो औरतों की देखता है। भाई नहीं देखता, तुम जैसे आदमी ना पैसे खिला देते हैं और वही केस दब जाता है। तो सबसे पहले ना आप अपनी सोच को सुधार लो। बेटी अगर पैदा हुई है ना तुम्हारे घर में, तो उसकी ना इज्जत कर लो, वरना चुल्लू भर पानी भी तुम्हें ना एक्सेप्ट नहीं करेगा मरने के लिए। किसी नदी कुएं में भी कूदना मत, पानी भी पवित्र होता है। पता नहीं ऐसे क्या कलयुग आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। हद मचा रखी है यार, हद। मैंने अपने पति से ये भी बोली कि मैं जितना आपका घर में आपके माँ बाप का अत्याचार सह कर रह रही हूँ, आपके भाई का मार पीट रहे हैं लोग, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, वैसी अगर कोई आकर इतना सह कर आपके आगे झुक कर रह ले तो सोचिएगा कुसुम गलत थी। मैंने इतना जवाब दिया था अपने पति को। नवरात्रि में 2024 के अप्रैल वाले ये भी बोली कि मुझे उपवास और मार गाली बर्दाश्त नहीं होगी, तो बोला कि जहाँ जाना है तुम चली जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। यही जवाब दिया। शादी क्यों की थी? मालूम नहीं, बस मुझसे कहता था कि तुम बढ़ियारा घर का हो, कुछ समझती नहीं हो। मैं बोली कि मैं चाहे जैसे घर की हूँ, अब आपके साथ हूँ तो मैं आपकी वैल्यू की हूँ। मैं बार बार ये कहती थी, लेकिन उसके मन में नहीं पता था। मैं उसकी भी 12 बजे आए, 1 बजे आए, जब मैं खाना खाती थी तो उसको भी पूछती थी। बाद में जब मैं नहीं खाती थी तो मैं बोल दी मैं नहीं खाती हूँ तो कहाँ से लाऊंगी, आपकी मम्मी बन की है तो। लेकिन उसने मम्मी से ताला खुलवा कर आता था रूम में, तो कहता था कि जाओ खाना लेकर आओ, अपने खा लेता था, मुझे कोई मतलब नहीं था, खाएं चाहे न खाएं। भाई एक बात बता दूं तुम पतियों को, अगर कोई सी भी जात या धर्म की अगर कोई पत्नी तुम्हारे पास आ रही है, कोई लड़की बहू बन के आ रही है, तुम्हारी पत्नी बन के आ रही है, तो उसके बाद ना मायके का नाम हट जाता है। तभी कहते हैं ना सरनेम चेंज होता है, वो सब चीजें चेंज हो जाती है। अब वो चाहे गरीब तबके की है चाहे वो अमीर की है, अगर अमीर घर की लड़की अगर गरीब में आ रही है, मिडिल क्लास में आ रही है, तो वो तुम्हारी ही वैल्यू की है। अगर कोई गरीब तबके से लड़की आ रही है और तुम मिडिल क्लास फैमिली की हो या अमीर हो, तो फिर वो मिडिल क्लास फैमिली ही मानी जाएगी, वो तब अमीर ही मानी जाएगी। ये मत अपने आप को में घमंड रखा करो कि तू तो गरीब तबके की लड़की है। जब गरीब तबके की थी तो क्यों शादी की थी? पता नहीं था, आंखें बंद थी, समझ कम थी क्या? उसके माँ बाप को बस पैसे की खर्चा की भूख थी। तुम जैसे परिवार वालों को ना प्लीज भगवान इन लोगों को ना इतनी अकल दे दो, या तो इनके समाज से लड़कियां हटा दो, या फिर इनके लड़कों। यहाँ तक कि मुझे साबुन, सुड्डा, तेल, शैम्पू कुछ नहीं मुझे ससुराल में मिला। मेरे मायके का ही चल रहा था। मायके से मैंने पापा से पूछी कि आप कब तक दोगे, ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम मुंह बंद करके रहो। 10 लोग को लेकर गए थे साथ में पंचायत करने, सारी कमी मेरे में देते थे। मैं बोलती थी कि सारा काम कर रही तो फिर मेरे में क्यों लोग कमी निकाल रहे हैं। पागल थे वो, उनको पता नहीं है कि क्या वैल्यू है एक औरत की। मालूम नहीं क्यों मैं खाना बनाना, झाड़ू, बर्तन, यहाँ तक कि माटी का घर था, गोबर भी लीपा पोती करती थी। 8 दिन पे हमेशा गलियारा में, अपने रूम में, किचन में करती थी, और पूजा वाला रूम में, 4 रूम में इस तरफ से करती थी। और जब तो कोई त्यौहार पड़ता था तो 6 रूम थे, 6 में करती थी। लेकिन फिर भी नहीं मानते, सुनते थे। मेरे पापा ने कोई बात नहीं सुनी, न तो मेरे पति ने सुनी। मेरे पति का नाम मिस्टर शैलेश पाल है। उसको नहीं पता किस पे घमंड था। हमने बोली भी कि शादी की हो तो सही से रखो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगर आपको इस चीज का घमंड है ना कि आप बेटे हो, आदमी जात हो। बहुत पीता है, दारू पीता है, पान खाता है, गुटखा खाता है और सिगरेट, हर एक नशा करता है, सुरती उड़ती खाता है। मुझसे मंगाता था, मैं नहीं देती थी तो वो सबका मारता पीटता था। बोलता था जाओ मम्मी से मांग लाओ, पापा से मांग लाओ। जब मैं नहीं जाती थी रात में तो मुझे मारता पीटता था नशा के लिए, कि सुरती जाओ मांग कर लाओ। नौकर लेकर आए थे क्या अपने लिए? सिगरेट पी रहा था, मेरा बेडशीट भी जला दिया थोड़ा सा। अजीब ही हो तुम आदमी लोग ना, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत फन्ने खान की औलाद हो, तुम अगर आदमी हो तो कुछ भी कर सकते हो। अबे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते बिना औरत के। उसने तो 1 बजे रात का दारू पी कर मनौती मारनी कि भगवान ने हमें बच्चे न दे, औलाद न दे।
वो तो इस तरफ से मनौती अच्छी मान बात रहा है था। तेरे को औलाद नहीं हुई भाई, तू लायक भी नहीं है किसी औलाद के, ना तू बेटी के लायक है ना तू लड़के की लायक है। अच्छा है भगवान ने कि आपको औलाद नहीं दी, वो लायक नहीं है वो आदमी की किसी औलाद का वो बाप बने, वो बाप बनने के लायक नहीं है भाई। बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तुम नहीं हो लायक तो इस समाज का कोई भी आदमी बाप बनने लायक नहीं है भाई। तुम मत करो बच्चे पैदा। और उसकी मम्मी हर एक सामान अपना मांगती थी, डॉलर पर का तो बोलता था दे दो, मैं सारा कुछ देती, उसका साड़ी ओड़ी सब कुछ उठाकर दे दी। उसका गहना भी आधा मेरे पास है, आधा अपना लेकर रख ली, वो भी मैं वहीं पर अलमारी में रख कर आई हूँ। सब खोल भी ले चाबी से, तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब मुझे सुख नहीं मिला तो ऐसे गहनों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। भाई औरत ना पैसों की भूखी नहीं होती ना गहनों की भूखी होती, उसको सिर्फ चाहिए सम्मान और प्यार, चाहे वो अपने मायके में है चाहे वो अपने ससुराल में। तुम उसको सम्मान और प्यार दोगे ना, और प्यार से सूखी रोटी भी खिलाओगे, तो वो आराम से खुशी खुशी खाएगी। एक रोटी भी दोगे ना तब भी वो आराम से रहेगी। सम्मान और प्यार देके तो देखो एक औरत को। अरे वो सब क्या देंगे, इतना नीचा दिखा दिया। मैंने बहुत मौका दी इसे सुधरने को। अपने पति के आगे कितना हूँ मारता पीटता था, हर वक्त झुक कर रहती थी, कभी सर उठाकर उससे बात तक नहीं की, हमेशा आप कह के बात करती थी। वहाँ पे लोग भोजपुरी में बोलते हैं, तो उसी तरफ से मैंने भी उससे बोलती थी कि आप खाना खा लें, तो कपड़ा वपड़ा ना आता तो मैं धुलने जाती थी कि रहने रह दें, हम धो देती कपड़ा सारा। एक अंडरवियर तक अपने से नहीं धुलता था, उसको लेकर टुवाल साफ करो, उसको तेल लगाओ, सब मैं करती थी। और क्या चाहिए भाई, पत्नी कर तो रही है तेरा सारा 12-1 बजे जाए तो भी तेल उल लगाती थी, फिर भी उसने मेरी कोई कदर नहीं जानी। मैं अपने मायके से मजबूर थी, इसलिए मेरी मजबूरी का उसने लाभ उठाया, क्योंकि वो जानता था कि मैंने अपनी बता दी थी कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, मैं वो ठीक नहीं है, इसलिए मेरे जानने मायके के विषय में जानने के बाद ही मेरा लाभ उठाया कि ये कर भी क्या सकती है, जाएगी कहाँ। वही बात आ गई ना कि जब पता है पति को कि मायका अच्छा है नहीं, मायका पीछे खड़ा नहीं है, करो जो करना है बेटा। तभी ये मायका खुला है, ये तभी मायका स्वीट होम खुला है तुम जैसे आदमियों को सीधा करने के लिए। मैं सही कह रही हूँ। वो वाला मायका अगर इनके साथ नहीं है ना, तो ये वाला मायका बहुत स्ट्रांग है, कितना भी आके बदतमीजी कर ले, हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है यहाँ पे किसी भी औरत को, किसी भी आदमी की। आके तो देख एक बार, पता चलेगा। ये मायका हमेशा खड़ा है, ये मायका कभी औरत के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर औरत की गलती है ना तो औरत को समझाएगा, मगर कभी उसके लिए दरवाजे बंद नहीं करेगा। ये अपने गार्ड बांध के रख लेना सारा आदमी समाज जो ये वीडियो देख रहा है। मेरे सामने मेरे मायके ससुराल से कोई कभी ना आए, मैं यही चाहती हूँ। सिर्फ मैं तलाक चाहती हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहती हूँ, और कुछ नहीं उन सबसे चाहती हूँ। वो सब आपको मिल जाएंगे अगर आप एक बार बात करना विनाश भैया से, खुशबू से। अविनाश भैया को मैं परसों एक लिख कर दी थी कि मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे ससुराल में। भैया ने ऑफिस में वो लेटर जमा करवाए हैं कि एप्लीकेशन ऑफिस में जमा कर दो। हाँ, तो जब जैसी जो भी चीज़ें होती है वो कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी सोच को बदलो। अगर सोच नहीं बदली जाती तो बच्चे पैदा भी मत करना, और तुम जैसे आदमी शादी भी मत करना। तुम किसी औकात के नहीं हो कि तुम्हें बहू मिले या पत्नी मिले। वो तो कहता था जिंदगी भर मेरी माँ करेगी, माँ के साथ में सोता था। वो टॉयलेट कर रहा था, उसकी माँ वहीं कपड़ा उठा रही थी, मैं पहुंच गई तो मैं बोली ये सब क्या था, तो उसने मुझे ही उल्टे मारना शुरू किया। तो बोल देते अपने माँ से शादी कर लो। मैंने खोल कर देख ली कि वो टॉयलेट कर रहा है, वहीं उसकी माँ कपड़ा उठा रही है। इसलिए ये भी मुझसे 2023 में सावन का महीना चल रहा था, उस वक्त लड़ाई हुई थी। आप अपनी माँ से शादी मैं कर लेते। सोमवार व्रत रखी थी उस दिन। औरत तो वो भी है, आप अपनी माँ से शादी कर लेते। जब आप में इतनी अकल नहीं कि आप इतने बड़े हो गए हो और आप वॉशरूम जा रहे हो और आपकी मम्मी वहीं खड़ी, जब इतनी शर्म नहीं है ना, तो फिर मैं उस आदमी का लेवल जान सकती हूँ वो आदमी किस लेवल का है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।